अब हम लोग ध्वनि के अवशोषण के बारे में बात करेंगे कि ध्वनि का अवशोषण है क्या। तो यदि बात करते हैं ध्वनि के अवशोषण के बारे में, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड के बारे में, तो ये किसी तल के पदार्थ द्वारा ध्वनि के अवशोषण करने की क्रिया को ही ध्वनि का अवशोषण कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ absorbing the sound by the material of the surface is known as absorption of sound। बात करते हैं ध्वनि के अवशोषण के बारे में, तो कोई भी एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, उसमें से यदि कोई भी ध्वनि हम लोग अवशोषित कर लेते हैं तो उसे ही हम ध्वनि का अवशोषण कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई मटेरियल है सरफेस का, उस पर कोई ध्वनि तरंग पड़ता है तो कुछ हिस्सा तो उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ हिस्सा क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ हिस्सा वो पार करके आगे चला जाएगा। तो वह हिस्सा जो उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है ना, वही अवशोषित ध्वनि कहलाएगा। अब वो होता कितना है, वो होता है एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, यानी कि अवशोषण गुणांक के बराबर। मान लीजिए कोई भी सरफेस है, उस सरफेस पे कुल एनर्जी जितना साउंड का आपतित हो रहा है, टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस, और उसमें से कितना ऊर्जा ध्वनि का अवशोषित हो जा रहा है उस सरफेस द्वारा, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, इसी के अनुपात को हम लोग अवशोषण गुणांक कहते हैं। यानी द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस टू द रेशियो ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस, तल द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा बटे तल पर आपतित कुल ऊर्जा को हम लोग अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी सरफेस पे ध्वनि आपतित हो रहा है तो उसका कुछ हिस्सा तो सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और कुछ भाग जो है वो ऊष्मा को बढ़ाएगा उसमें, ठीक है, उसमें ऊष्मा को बढ़ाएगा, कुछ भाग उसमें कंपन को बढ़ाएगा। इन्हीं सब में ऊर्जा सारे नष्ट हो जाते हैं।
यदि अवशोषण गुणांक को लिखना हो तो तल द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा बटे तल पर आपतित कुल ऊर्जा के अनुपात को अवशोषण गुणांक कहते हैं। द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। और इस अवशोषण गुणांक की प्रकृति ध्वनि के आवृत्ति पर निर्भर करता है। अवशोषण गुणांक कितना कम होगा ज़्यादा होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं दी पूर्ण अवशोषण यानी परफेक्ट एब्जॉर्बर की। तो वह एक ही चीज़ है क्या, ओपन विंडो यूनिट। यदि किसी बंद कमरे में कोई खिड़की लगा करके उसे खोल दिया जाए तो अंदर बजने वाला जो साउंड होगा ना वो खिड़की द्वारा पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ओपन विंडो द्वारा। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं पूर्ण अवशोषक यानी परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो पूर्ण अवशोषक यानी परफेक्ट एब्जॉर्बर क्या है, ओपन विंडो है यानी खुली खिड़की है। तो लिखेंगे अवशोषक गुणांक की यदि डेफिनेशन को लिखेंगे, तल के किसी क्षेत्रफल द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा तथा समान क्षेत्रफल के पूर्ण अवशोषक द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा के अनुपात को पदार्थ का अवशोषण गुणांक कहते हैं। द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन मटेरियल is the ratio of sound energy absorbed to the total energy incident on the surface। मान लिया कि यदि कोई 20 मीटर क्षेत्रफल का जितना ऊर्जा अवशोषित करता है उतना ही एक ओपन विंडो 1 मीटर क्षेत्रफल में अवशोषित करता है। तो वहाँ पे अवशोषण गुणांक क्या हो जाएगा, 1/20 यानी 0.05, ये एक ही वैल्यू हो जाएगी।
अब बात करते हैं यदि अनुरणन की, तो अनुरणन क्या है? तो यदि किसी बंद जगह में ध्वनि स्रोत को बंद कर दिया जाए फिर भी वह बार बार सुनाई देता है तो उसे ही हम लोग अनुरणन या गूंज कहते हैं। ठीक है, गूंज क्या है? तो मतलब कोई भी ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने के बाद भी कुछ समय तक उस ध्वनि को सुनाई देना ही गूंज कहलाता है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी भवन में ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने के बाद भी उसमें ध्वनि गुंजन के ठहराव को ही अनुरणन कहते हैं। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर द साउंड सोर्स इज इंटरप्टेड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या है? तो साउंड सोर्स के बंद हो जाने के बाद भी जो भी साउंड कुछ देर तक सुनाई देता है उसे हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। तो ये तो रहा रिवर्बरेशन के बारे में। अनुरणन के बारे में, कोई कमरा है, कमरे में आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ कुछ देर तक गूंज रही है उसमें, तो वही है रिवर्बरेशन। एकॉस्टिक्स में इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि कमरे में आवाज़ आपकी कुछ देर तक गूंजे ना, उसके लिए बिल्डिंग एकॉस्टिक्स द्वारा, भवन ध्वनिकी द्वारा उसको दूर किया जाता है उस समस्या को। अब बात करते हैं यदि अनुरणन काल के बारे में, रिवर्बरेशन टाइम के बारे में। तो रिवर्बरेशन टाइम क्या है? तो ध्वनि स्रोत का 1/10⁶ भाग कम होने में जितना समय लगता है ना, उसे उस साउंड का अनुरणन काल कहलाता है। यानी रिवर्बरेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल in which the intensity of sound source will becomes 1/10⁶, यानी कि 1,00,000वें गुना जब कम होता है, 10,00,000वें गुना जितने देर में कम होता है उतने देर में लगने वाले समय को रिवर्बरेशन टाइम बोलते हैं। तो अनुरणन काल क्या है? तो ध्वनि स्रोत के बंद होने के बाद उसके तीव्रता में 1/10⁶ कमी होने तक लगने वाला जो समय होता है उसे हम लोग अनुरणन काल यानी कि रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं।
हम बात करते हैं सेवाइन के सूत्र के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेवाइन ने भी दिया था इसे। सेवाइन ने बताया था कि विभिन्न आकार के कक्षों, सभागारों तथा थिएटरों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि बंद कक्षा का अनुरणन काल किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन घटकों पर निर्भर करता है बंद कक्षा का अनुरणन काल। तो जान जाते हैं कौन कौन से वे फैक्ट हैं जिस पे डिपेंड करता है। तो फैक्ट नंबर 1, अनुरणन काल निर्भर करता है कमरे के आयतन पे। कमरे का आयतन वॉल्यूम ऑफ द रूम पे डिपेंड करता है रिवर्बरेशन टाइम। तो कमरे का आयतन जितना बड़ा होगा अनुरणन काल भी उतना ही ज़्यादा होगा, रिवर्बरेशन टाइम उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा उसका कमरे का आयतन होगा। छोटा कमरा है तो कम अनुरणन काल होगा, बड़ा कमरा है तो ज़्यादा अनुरणन काल होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उस पर।
तो मुख्यतः उसका फार्मूला क्या है, अनुरणन काल T बराबर 0.165 V/A, जहाँ पे V कमरे का आयतन हो गया और A बराबर होता है सिग्मा AS, जहाँ पे A क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, और यस क्या है, उस सरफेस एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल के सारे सामान रखे गए हैं कमरे के अंदर, ठीक है। तो सेबाइन सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं कि किस अमाउंट में कितना उसका क्षेत्रफल का सामान रख दिया जाए ताकि अनुरणन काल कम हो जाए, ठीक है। तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सेबाइन फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। T = 0.165 V/A। ओके।